ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પાઠ મતલબ કાવ્યો નંબર 6-10 ધોરણ 9 हिंदी भारतवर्ष भारत गौरव गौरव એટલે ગર્વ अभिमान मैथिली शरण गुप्त का ये काव्य है, बहुत ही सुंदर काव्य है. मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया जाए तो उनका जन्म 1886 में और निधन 1964 में हुआ था. मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनुपम योगदान देने वाले कवि हैं. मैथिली शरण गुप्त की कविताएं बहुत ही गौरवपूर्ण कविताएं हैं, जिसमें ये कविता और भी हमें देश के प्रति गौरव दिलाने वाली है. काव्य का कवि है मैथिली शरण गुप्त. मैथिली शरण गुप्त भारत का गौरव, अपने देश के लिए गर्व, गौरव, स्वाभिमान. मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में अपने देश की गौरवशाली प्रभावशाली विशेषताओं का वर्णन किया है. हमारा देश विश्व में कितना प्रतिष्ठित है उसका वर्णन उन्होंने किया है. साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है. इसके साथ साथ पुराने समय में जमाने में यहाँ महान लोग, महान निवासी आर्यों के आदर्शों का वर्णन किया है. नीति, नियम, कायदा, कानून, आदर्श, शिस्त, विवेक, ये सारी चीज़ें हमें अच्छा बनाती है, साथ साथ देश को भी अच्छा बनाती हैं. भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है. प्राचीन निवासी आर्य थे. वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित थे. आपको मैं कई शब्दों पर भार देकर, जोर देकर जो बातें करती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें ही, ये शब्द ही हमें और अधिक गौरवपूर्ण जीवन जीने का संदेश देता है. आर्य कैसे थे? पूरी तरह सभ्य और शिस्त में मानने वाले थे.
और शिक्षित थे। आज कई लोग हमारे देश में शिक्षा का चलन ज़्यादा है, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, इतनी कॉलेजें खुल रही हैं, इतनी दिन प्रतिदिन नई नई शालाएँ खुल रही हैं, शिक्षण का जोर ज़्यादा है, पर लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षित का मतलब यह नहीं है कि बस एडमिशन लिया, पहला दौर पास कर दिया और 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक ग्रेजुएशन हो गए, पर इसके साथ साथ, इन अभ्यासों के साथ साथ, पुस्तक के अभ्यास के साथ साथ हमारे जीवन को जो बनाना है, इन अभ्यासों से हमें जो संदेश मिलता है, शिस्त, विवेक, संस्कार, सभ्यता, ये हमें प्राप्त करना होता है। अगर अभ्यास के साथ साथ ये हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो व्यक्ति शिक्षित होता है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि आप अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं और इनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ। सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं है, पास होना ज़रूरी नहीं है, पास होने के साथ साथ हमारे अंदर कई आदर्श आने चाहिए, और जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपको अपने देश का गौरव होना चाहिए। वैसे हमारे देश में तो बस्ती ज़्यादा है, पर हर कोई शिक्षित नहीं होता। समझ गए ना मेरी इस बात को? ठीक है, तो ये लोग विद्या के साथ साथ, कौन? आर्य लोग विद्या के साथ साथ कई कला कौशल में भी प्रवीण थे। कलाकारी कौशल हमारे अंदर अभ्यास के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आती हैं या हम सीखने की कोशिश करते हैं या उसमें हमें रस है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभ्यास के अलावा और कई चीज़ें, कई बातें हैं, क्रिकेट खेलना, ड्राइंग करना, स्विमिंग करना, गाना बजाना, ठीक है, उसमें भी हमें प्रवीण बनना है। तो ये लोग विद्या के साथ कला कौशल्य में भी बड़े प्रवीण थे। उन्होंने संसार को इस ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्व मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय कवि है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं याद करा दूँ, आज 14 सितंबर है, इधर नहीं, इधर 14 9 हिंदी राष्ट्रीय दिवस। सितंबर, ठीक है। तो कविता का सार कुछ इस प्रकार है कि हमारे भारत की शान थी और आज नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य इतना ही है। पुराने लोग बहुत शिक्षित थे, कला कौशल में प्रवीण थे, आज लोग ये नहीं कर रहे हैं, बराबर है। तो दोनों पुराने समय में हमारा देश कैसा था और कैसे लोग थे और आज लोग कैसे हैं और हमारे देश को कैसे बना दिया है, बराबर है। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं। भूलोक का गौरव, भूमि लोक का गौरव है हमारा देश, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। कवि प्रश्न करते हैं, अपने आप से करते हैं, हमें भी सुनना है। क्या कहते हैं कि प्रकृति जहाँ है, प्रकृति के तत्व जहाँ भरपूर है, पवित्र स्थान
करते हैं और हमें भी एक क्वेश्चन को स्वीकार करना है कि ये स्थल भारत में है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल कहाँ? जहाँ मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर गिरी पर्वत हिमालय है और जहाँ गंगा का पानी बहता है वही है हमारा भारत देश। अपने देश की प्रशंसा और अपने देश के गौरव को बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त ने ये बातें कही है कि जहाँ प्रकृति के तत्व भरमार हैं, जहाँ हिमालय जैसा गिरिमाला है, जहाँ गंगा जल बहता है, गंगा नदियाँ हैं, गंगा नदी है, वह हमारा देश है। और क्या कहते हैं कवि? 4 पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने देश की विशेषताओं को बताया है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी विकास, हमारे देश का विकास है। ये उनका कहना है, अपने ज़माने की बात है, आज के ज़माने की नहीं है। आज के ज़माने की बात बाद में करेंगे। तो पहले हमारे देश का विकास सभी देशों में आगे था। उसका कि जो ऋषि भूमि है, किसका उत्कर्ष हुआ था उस समय? हमारे देश का, जिस देश में ऋषियों का वास था, निवास था, वह कौन? भारतवर्ष। तो हमारे देश की विशेषता क्या है? ये सवाल आपसे हो तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि पूरे भूलोक में, पूरी पृथ्वी पर जहाँ पवित्र प्रकृति के तत्व हैं, जहाँ गिरिमाला है हिमालय जैसी और जहाँ गंगा नदी बहती है, वही हमारा देश है। जहाँ ऋषियों की भूमि है। हाँ, दूसरा पद है, हाँ, रुद्र भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी ताज, ताज, सिरमौर, विश्व का, सारे विश्व का सिरमौर है हमारा देश। वृद्ध है मतलब पुराना है। ऐसा पुरातन देश विश्व में और कहीं नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूति यानी महान विभूतियों का ये देश है। जहाँ से ये विभूति पैदा हुए थे वही प्रथम भूमि है। कितनी बड़ी बात है, जहाँ भगवान जैसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया था। ब्रह्मा ने, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही से विस्तार। नर सृष्टि, मनुष्य का जन्म, पहला मनुष्य कौन था? मनु। तो हमारे देश की धरती पर, हमारे देश में ही विधि ने नर सृष्टि का प्रारंभ किया था। अब तीसरा पद है जिसमें कवि ने हमारे पुराने लोगों की, निवास करने वाले लोग कैसे थे उसका वर्णन है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। हमारी भूमि कैसी है? विश्व में प्रसिद्ध है, चारों ओर प्रसिद्ध है, क्योंकि पुण्यात्माओं की भूमि है। पुण्य, पवित्र। इसके निवासी कौन थे? आर्य थे। निवासी यानी जहाँ लोग रहते हैं, आर्य लोग रहते थे। तो उनका परिचय थोड़ा सा है यहाँ। वे लोग, आर्य लोग निवास करते थे। आर्य लोग कैसे थे? विद्या में और कला कौशल में सबसे प्रथम आचार्य थे। पढ़ाई तो हर कोई करता है, अभी तो लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फक्त सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पर उसके अंदर जो सभ्यता और शिस्त होना चाहिए, संस्कार और संस्कृति होनी चाहिए, वे अगर नहीं हैं तो सिर्फ उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा। बाकी वे मनुष्य नहीं कहलाएगा।
ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? अच्छा, वे हमारे प्रथम आचार्य थे, आचार्य यानी प्रिंसिपाल नहीं, पर सभी लोगों में शिक्षित, कला कौशल्य में प्रवीण। अगर कुछ सीखते हैं तो उसमें हम प्रवीण होना है, हमें होशियार होना है। संतान उनकी आज हम आर्य के लोग हैं, वंशज हैं। इस देश में आर्य लोग रह चुके हैं, शिक्षित बन चुके हैं, अधिक विद्या प्राप्त कर चुके हैं, अपने पास कला कौशल्य का बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण थे। हम उन्हीं के लोग हैं। उस जमाने में अगर ये लोग इतने प्रवीण थे विद्या, संस्कृति और शिस्त में, तो आज के लोग क्या कर रहे हैं? अभी कई सवाल हैं हमारे, हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि आज उन्हीं की बस्ती में, उसी जमीन पर, अपने ही देश में आज लोग क्या कर रहे हैं? हम उनकी संतान माने जाते हैं ना। क्या कर रहे हैं आज लोग? आर्यों की संतान अधोगति में पड़े हैं। अधोगति यानी विनाश। ઉન્નતિ એટલે વિકાસ. આપણે એનો વિરોધી શબ્દ બનાવીએ, उन्नतिનું अवनति. विनाश की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं. पतन. सर्वश्रेष्ठ लोगों की यही संतान नष्ट हो रही है, पर चिन्ह उन्हीं की उच्चता के. वे विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान में बड़े प्रवीण थे. उनकी उच्चता के आज भी निशान हैं. ये उच्च कक्षा के लोग थे, उच्च शिक्षा पा रहे थे, उच्च कला कौशल्य था, उच्च ज्ञान था, उच्च विज्ञान की बातें थी उसके साथ पास. आज लोग उसका पतन करते जा रहे हैं. कवि का यही कहना है कि आर्यों की हम संतान हैं, आज हम अधोगति में क्यों बढ़े हैं, विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके रास्ते पर नहीं जा रहे हैं. फिर भी उनके चिन्ह यानी निशान, छोड़े हैं आज मौजूद. अगर उन्हीं के रास्ते पर चले तो फिर से लोग शिक्षित बन जाए, सुसंस्कृत बन जाए और चारों ओर प्रकृति खिल उठे. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते थे. ये उनके आदर्श. आर्यों के आदर्श क्या थे? दूसरों के लिए जीना, परोपकार करना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक बनना, विकास करना, अपने साथ लोगों को विकास की ओर ले जाना, यही उनका काम था. दूसरों के लिए जीते थे. अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं परोपकार की जो दूसरों के लिए जीना पड़ता है. तो उनका ये कला, विद्या, ज्ञान, विज्ञान दूसरों के लिए थे. तो इसीलिए कहा है मैथिली शरण गुप्त ने कि ये आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे. वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे. मदिरा यानी शराब, मतलब मोह माया. स्वार्थ में रत नहीं थे, मोह नहीं था, लालच नहीं था, लोभ नहीं था.
मतलब आज क्या हो रहा है ये समझ सकते हो ना। मैं जैसे अपने लिए जीती हूँ, अगर ये मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो अपने स्वार्थ के लिए अगर ये काम कर रही हूँ तो ठीक है, वो वही है। अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए आपको सही मार्ग दिखा रही हूँ अपनी बातों के जरिए, तो मेरा जीवन भी दूसरों के लिए हुआ। अगर आप अभी शिक्षित हो रहे हैं और अपनी शिक्षा से दूसरों को लाभ हो रहा है, तो आप अभी दूसरों के लिए जी रहे हैं, उनके रास्ते पर जा रहे हैं जो मैथिली शरण मुक्त कहना चाहते हैं। संसार के उपकार ही अपने लिए तो जीना ही है, पर अगर संसार में कई लोग बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ विनाश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पर ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे को अच्छे रास्ते पर ले जाना ये बहुत बड़ी बात है, उपकार की बात है। इसीलिए हमें अपना तो हम ख्याल रखते ही हैं, पर दूसरों पर भी उपकार करना ये उनका जीवन था, ये उनके आदर्श थे। तो वे जन्म किस लिए लेते थे? दूसरों पर उपकार करने के लिए लेते थे। अब अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? निश्चेत होकर कि किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी? निश्चेष्ट मतलब निष्क्रिय, अचेत। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है, जैसे 6-7 महीने हो गए, फिर भी आप पढ़ाई के लिए विद्यालय में आ नहीं सकते हैं। आप अभी घर पर हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो ठीक है। अगर किसी बहाने आप मोबाइल का यूज़ करते हैं और शिक्षा नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित हैं। आप सोचना है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो कवि का मतलब ये है, हमारी और उंगली कर रहे हुए कह रहे हैं कि आपने निश्चित होकर देश का पतन कर दिया है, अब उस देश को उठाओ, शिक्षित बनो, ज्ञानी बनो और देश का विकास करो, अपने देश पर गौरव करो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कविता पूर्ण होती है। आपको कविता की खाली जगह जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति मैंने आपको बोर्ड पर 7वीं कविता के लिए लिखाया था, वो रिक्त स्थान की पूर्ति पंक्ति पंक्ति में लेना है और ये काम पूर्ण करके बाद में स्वाध्याय का काम करना है। ओके, नमस्कार।